तो लास्ट लेक्चर में अपन ने वर्नर की थ्योरी और सिज्विक रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और उसको निकालना सीखा था। लेकिन ये दोनों ही थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक थे, सेम ड्रॉबैक थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ये कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाए। ना तो बॉन्ड का फॉर्मेशन समझा पाए, ना ही उनके संकुलों के रंग को, चुंबकीय गुण को, स्थायित्व की व्याख्या कर पाए, ना ही उनकी आकृति बता पाए। तो इन सभी बातों को समझाने के लिए अपन यहाँ पर दो थ्योरी पढ़ेंगे। एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, कुछ बातें अपने को ये सिखाएगी, कुछ बातें CFT से सीखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो पहले अपन पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो ये सिद्धांत अपने को कई बातें सिखाएगा कोऑर्डिनेट या उपसय संयोजी यौगिकों के बारे में, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उपसय संयोजी यौगिकों के बारे में। एक तो बंध कैसे बनता है ये सिखाएगा, एक ये बताएगा कि संकुल की आकृति कैसे बनेगी, और एक ये बताएगा संकुल अनुचुंबकी होगा या प्रतिचुंबकी। दो बातें ये भी नहीं सिखाएगा, संकुलों के रंग की व्याख्या नहीं कर पाएगा और उनके स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाएगा। तीन बातें सिखा देगा, बंध कैसे बनेगा, आकृति कैसी होगी, और चुंबकीय होगा, अनुचुंबकी होगा या प्रतिचुंबकी। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि लिगेंड और धातु आयन के बीच में जो बंध बनता है वो उपसय संयोजी बंध होता है। और कैसे बनता है? लिगेंड का पूरा भरा हुआ कक्षक, लिगेंड लॉन पेयर डोनर है तो उसका पूरा भरा कक्षक, और धातु आयन का संकरित हाइब्रिड रिक्त कक्षक अतिव्यापन करते हैं और इस तरह से लिगेंड धातु बंध बनता है। तो पहली बात इस सिद्धांत की, लिगेंड के पूरे भरे हुए कक्षक और धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षक में अतिव्यापन से लिगेंड धातु या लिगेंड और धातु के बीच उप सह संयोजी बंध बनता है। तो बंध कैसे बनता है इसके बारे में इन्होंने बताया, अतिव्यापन से बनेगा लिगेंड का पूरा भरा कक्षक और धातु आयन का रिक्त संकरित कक्षक। तो बंध बनाने से पहले, अतिव्यापन से पहले धातु आयन के रिक्त कक्षकों में संकरण होगा। तो दूसरी बात, अतिव्यापन से पहले धातु आयन के रिक्त कक्षकों में संकरण होता है।
तो बंध बनाने से पहले, अतिव्यापन से पहले धातु आयन के रिक्त कक्षकों में क्या होता है? संकरण। अब संकरण कौन सा होगा? sp, तो रेखीय आकृति बनेगी। sp2 तो समतलीय त्रिकोणीय, sp3 तो चतुष्फलकीय, dsp2 तो वर्ग समतलीय, और sp3d तो वर्ग पिरामिडीय या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और sp3d2 या d2sp3 तो अष्टफलकी। अब संकरण कौन सा होगा धातु आयन पर, ये तीन बातों पर निर्भर करेगा। धातु आयन पर संकरण निम्न तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, उप सहसंयोजन संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगा संकरण। पहला अपन यही देखेंगे कारक। दूसरा, n-1d, n यानी बाहरी कोष, n-1 यानी उसके एक अंदर वाला कोष, आंतरिक कोष। और आंतरिक कोष के क्या? d कक्षक। n-1d कक्षकों के इस n-1d कक्षकों के विन्यास पर इसके विन्यास को देखेंगे अपन, कैसा विन्यास है। विन्यास से मतलब d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d10 तक। और तीसरा, लिगैंड की क्षेत्र शक्ति पर लिगैंड की क्षेत्र शक्ति पर भी संकरण निर्भर करेगा। तो इन तीन कारकों पर संकरण निर्भर करेगा। ठीक है। चुंबकीय गुण के बारे में बात करें तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है संकुल में तो कैसा होगा? अनुचुंबकी। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकी। तो चौथा लिख लो, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं संकुल में तो वह अनुचुंबकी होगा। और यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तब वह प्रतिचुंबकीय होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करेगा कि युग्मित होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करेगा कि वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय और सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला यह है,
म्यू एस, म्यू तो चुंबकीय आघूर्ण का संकेत है, एस का मतलब है स्पिन ओनली। स्पिन ओनली यानी चक्रण केवल, यानी ऐसा चुंबकीय आघूर्ण जो इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चक्रण के कारण उत्पन्न हो रहा है। फॉर्मूला तो जानते हो, रूट के अंदर n+2 यूनिट बोर मैग्नेटॉन, n बराबर 0, म्यू बराबर 0। कैसा होगा? प्रति चुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण अगर शून्य आ जाए, कब आएगा? जब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। n बराबर 1 2 3 4 5, तो म्यू बराबर √3, √8, √15, √24, √35। ये चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ जाएंगी। तो मैंने कहा था कि संकरण 3 बातों पर निर्भर करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, डी कक्षक का विन्यास और लिगेंड की क्षेत्र शक्ति। तो पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वाला फैक्टर बताते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर संकरण और आकृति या ज्यामितीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो हमेशा sp संकरण होगा। और आकृति कैसे बनेगी? रेखीय, लिगैंड मेटल लिगैंड। और कैसे आकृति बन जाएगी? लीनियर, रेखीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हमेशा sp2 संकरण होगा। और कैसी आकृति बनेगी? समतलीय, त्रिकोणीय। समतलीय त्रिकोणीय आकृति बनेगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2 संकरण होगा। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 2 तरह का संकरण हो सकता है। sp3, p ऑर्बिटल तीनों px, py, pz संकरण में भाग लेंगे और चतुष्फलकी आकृति बनेगी, टेट्राहाइड्रल, हिंदी में चतुष्फलकीय। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक और संकरण हो सकता है। कौन सा? dsp2। d ऑर्बिटल यहां कौन सा होगा? dx² माइनस y² या dx² डैश y² या dx² माइनस y², dx² डैश y²। डैश सही शब्द है, माइनस बोल देते हैं। s और p ऑर्बिटल कौन से भाग लेंगे? px और py। ये चारों एक ही प्लेन में है तो बनने वाले चारों संकरित कक्षक भी एक प्लेन में रहेंगे। तो आकृति कैसी बनेगी? एक प्लेन में अधिकतम कोण पे रखो चारों को, जिससे रिपल्सन कम हो। ये 4 लिगेंड रख दिए मैंने, ये आकृति बनेगी। क्या कहोगे आकृति को? वर्ग समतलीय। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह के संकरण हो सकते हैं, sp3 या dsp2। अब ये निर्भर किस पे करेगा? अब ये निर्भर करेगा आगे वाले 2 कारकों पर, डी कक्षक के विन्यास पर और लिगेंड की क्षेत्र शक्ति पर डिपेंड करेगा
कि sp3 होगा या dsp2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, संकरण sp3d या dsp3। इसका क्या मतलब है? d बाद में लिखा, d पहले लिखा। अगर d कक्षक आपका बाहरी कोश का है, मतलब उसी कोश का है जिसके s और p हैं, जैसे 4s 4p 4d, 4s 4p 4d, तीनों एक ही कोश के हैं, तीनों बाहरी कोश के हैं, तो d को बाद में लिखते हैं। और d अगर एक आंतरिक कोश का है, जैसे ये 4s 4p और ये 3d, ये 5s 5p और ये 4d, तो d को पहले लिखते हैं। अब इसमें दो तरह की आकृतियां बन सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि d ऑर्बिटल संकरण में कौन सा भाग लेता है। जैसे s px py और pz, p तो तीनों ही भाग लेंगे संकरण में, px py pz। और अगर d कौन सा है संकरण में भाग लेने वाला? dz² है। तो ये तीनों एक प्लेन में है, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में रहेंगे, ये दोनों बाहर हैं तो दो बाहर चले जाएंगे। तो तीन एक प्लेन में 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ट्रायंगल बना लेंगे, और एक प्लेन के बाहर ऐसे ऊपर और एक नीचे पिरामिड बनाएंगे, ये है ना, त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय। तो एक ऊपर वाले को ऐसे, नीचे वाले को ऐसे। कैसी आकृति बनेगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति बन जाएगी अगर d ऑर्बिटल कौन सा भाग लेता है? dz²। कौन सा d ऑर्बिटल भाग लेता है? dz²। और अगर s px py pz और d कौन सा? dx² माइनस y², ये तीनों और ये वाला, ये एक ही प्लेन में यानी एक्स बाय प्लेन में है। मैंने प्लेन एक्स बाय प्लेन माना है, एक्स और बाय प्लेन को मैंने मॉलिक्यूलर प्लेन माना है। तो ये एक्स बाय प्लेन में है, ये एक्स बाय में है, तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में आएंगे। कौन से प्लेन में आएंगे चार? ये एक्स और बाय प्लेन में। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक ये प्लेन के बाहर रहेगा, कहीं भी ऊपर या नीचे, लंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाते हो। ऊपर रख दिया मैंने ये प्लेन के, तो ये एक प्लेन में है, चारों एक वर्ग बना लेंगे और ऊपर से ये पिरामिड बनाएगा। तो कैसी आकृति बनेगी? वर्ग पिरामिडीय, स्क्वायर बाय पिरामिडल, नहीं बाय नहीं, दो पिरामिड नहीं, एक ही है। वर्ग पिरामिडीय, केवल वर्ग पिरामिडीय है ना, वर्ग पिरामिडीय। इसको टेट्रागोनल भी कह देते हैं। गोनल का मतलब चार इसमें फेस बनेंगे। sp3d2 नहीं सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5 के बाद 6 आएगा ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3, वही मीनिंग है। d मैंने बाद में लिखा, मतलब
ये तीनों एक ही कोष के हैं, तीनों बाहरी कोष के हैं, जैसे 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, तो बाद में लिखते हैं। और अगर d आंतरिक कोष का है, जैसे ये 3d, ये 4s, ये 4p, यानी संकरण में भाग लेने वाला d ऑर्बिटल उसी कोष का है जिसके s और p हैं, तीनों बाहरी कोष के हैं, तो d को बाद में लिखते हैं, और अंदर वाले कोष के हैं तो पहले लिखते हैं ये। अच्छा, ये दोनों d कौन से होंगे? s px p बाय pz, तीनों p, और d कौन से होंगे? एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक dz स्क्वायर। कैसी आकृति बनेगी देखो, ये मेटल, चार तो एक ही प्लेन में रहेंगे, ये दो प्लेन के बाहर। अब बाहर आप किसी को भी मान सकते हो, ये चार एक ही प्लेन में तो ये दोनों बाहर, ये चार को एक प्लेन में ले लो तो ये दोनों बाहर, इन चारों को एक प्लेन में ले लो तो ये दोनों बाहर। ठीक है, तो ये तो वर्ग बना लेंगे जो एक प्लेन में है, वो तो ऊपर से और नीचे से दो पिरामिड बन जाएंगे, वर्ग द्विपिरामिडीय या अष्टफलकी ऑक्टाहाइड्रल। अष्टफलकी यानी ऑक्टाहाइड्रल या वर्ग द्विपिरामिडीय आकृति बनेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा संकरण होगा और किस प्रकार की उसकी आकृति या ज्यामिति बनेगी। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया ये। दूसरा अपन लेंगे डी कक्षक के विन्यास पर। तो डी कक्षक का विन्यास से पहले मैं लिगैंड की क्षेत्र शक्ति के बारे में बता देता हूं। इसको मैं एक सीरीज बनाऊंगा यहां, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, त्रिविम रासायनिक श्रेणी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ये सीरीज क्या है? लिगैंड की क्षेत्र शक्ति। अब लिगैंड की क्षेत्र शक्ति से मीनिंग क्या है? लिगैंड की क्षेत्र शक्ति से मीनिंग है कि लिगैंड का जो इलेक्ट्रॉन बादल यानी क्लाउड होता है, वो धातु आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रतिकर्षण लगाता है, जो रिपल्सन लगाता है, उसको लिगैंड की क्षेत्र शक्ति कहते हैं। तो जो ज्यादा प्रतिकर्षण लगाते हैं डी कक्षकों पर वो कहलाते हैं प्रबल क्षेत्र लिगैंड, और जो कम प्रतिकर्षण लगाते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। इस प्रतिकर्षण से क्या होता है? डी कक्षक दो भागों में बट जाती है। ठीक है, दो भागों में टूट जाती है, वो दो ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं। डी 5 डी होते हैं ना, डी एक्स बाय डी बाय जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, पांचों की ऊर्जा समान होती है। लेकिन लिगैंड के जब क्षेत्र में आते हैं, लिगैंड के प्रभाव में आते हैं, तो वो टूट जाते हैं दो या दो से ज्यादा ऊर्जा स्तरों में। ये सीएफटी में पढ़ाएंगे। ये कंसेप्ट वैसे सीएफटी का है, पर इसको यहाँ भी बीवीटी में भी लगा देते हैं। बीवीटी में उसने इस तरह से नहीं बताया था, उसने अलग तरह से बताया था कि भाई प्रबल और दुर्बल लिगैंड होते हैं, प्रबल लिगैंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं, दुर्बल नहीं कराते। उसने इतना कहा। ये क्षेत्र शक्ति वाला डी ऑर्बिटल का टूटना, ये सीएफटी में बताया था। दोनों को मिला देते हैं। तो त्रिविम रासायनिक श्रेणी बनाई लिगैंडों को उनकी क्षेत्र शक्ति के बढ़ते क्रम में रखकर, क्षेत्र शक्ति के बढ़ते क्रम में रखकर। तो यहां देखो, लिगैंडों की क्षेत्र शक्ति के बढ़ते क्रम में रख के एक श्रेणी बनाई गई है, उसे
क्या कहते हैं, त्रिविम रासायनिक श्रेणी। तो लिगैंड भी दो प्रकार के बताए गए हैं, प्रबल क्षेत्र लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड SFL। ये जो मैं बातें लिख रहा हूं ये आपको अभी उतना क्लियर नहीं होंगी, CFT में होंगी। इनकी क्षेत्र शक्ति क्या होती है, क्षेत्र शक्ति से मैंने बताया था प्रतिकर्षित करने की क्षमता, किनको, डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को, इनकी क्षेत्र शक्ति अधिक होती है। दूसरी बात, ये डी कक्षकों का दो ऊर्जा स्तरों में दो भागों में टूट जाना कहलाता है विपाटन, स्प्लिटिंग, टूट जाना दो भागों में। तो ये डी कक्षकों का अधिक क्या करते हैं, विपाटन करते हैं। ये डी कक्षकों का अधिक विपाटन करते हैं। इनकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सकता है। इनकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से मतलब जैसे अपन समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हुंड का नियम लगाते हैं, पहले एक एक करके और फिर युग्मन करते हैं। लेकिन यहां देखोगे कभी कभी ऐसा भी होगा कि युग्मन जो है वो पहले ही हो जाएगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, उसके पहले भी युग्मन करा देंगे अपन। पर ऐसा नहीं कि हुंड के नियम का यहाँ पालन नहीं होगा, हुंड के नियम का पालन होता है। ये युग्मन कैसे हो जाता है ये अपन को समझ में तो CFT में आएगा, भी तो मैं VBT में बता दूंगा कि प्रबल लिगैंड आएगा, वो धक्का लगाएगा और धक्का लगा के इलेक्ट्रॉन को युग्मित करा देगा। अभी तो धक्के से समझाएंगे, फिर बाद में उसको सही एक्सप्लेनेशन करेंगे ऊर्जा में अंतर के द्वारा। तो ये प्रबल लिगैंड कहलाते हैं। और प्रबल लिगैंड कौन से होते हैं, जिनमें डोनर एटम, डोनर साइट, दाता परमाणु कौन होता है, या तो कार्बन या नाइट्रोजन, वो प्रबल लिगैंड होते हैं। उनकी क्षेत्र शक्ति अधिक होती है। दूसरे देखो, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड WFL। वीक फील्ड लिगैंड कौन से होते हैं, जिनकी क्षेत्र शक्ति कमजोर होती है, जो इलेक्ट्रॉनों का कभी युग्मन नहीं कराएंगे। ये करा सकते हैं, इनकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है। ये डी कक्षकों का अधिक विपाटन कराते हैं, ये कम कराएंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, समझ लो। इनकी क्षेत्र शक्ति कम होती, ये डी कक्षकों का ये विपाटन वाला बात जो है ना, ये CFT थ्योरी की बात नहीं है, ये CFT थ्योरी का कंसेप्ट नहीं है, ये VBT का, सॉरी, ये VBT का कंसेप्ट नहीं है, ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट नहीं है, ये CFT का है। ये वहाँ समझेंगे अपन।
और ये युग्मन भी वहीं समझ में आएगा अपन को। ये डी कक्षकों का कम विपाटन कराते हैं। विपाटन मतलब उसको तोड़ते हैं, विपाटन मतलब तोड़ना। और तीसरा, इनकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। इनकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ये कौन से होंगे? जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर या हैलोजन डोनर होंगे। और ये कौन से होंगे? जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होंगे। तो ये दो भागों में लिगेंड बांटे हैं, प्रबल और दुर्बल। और इन्हीं को एक बढ़ते क्रम में, इनकी क्षेत्र शक्ति के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, त्रिविम रासायनिक श्रेणी। तो देखो क्या है श्रेणी? ये श्रेणी है बढ़ते क्रम में, लिगेंड की क्षेत्र शक्ति के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं अपन। ये यहां से और यहां तक ये लिगेंड क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षेत्र लिगेंड नहीं है। ये लाइन खींची हुई है, सॉरी, ये प्रबल नहीं है, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड नहीं। बढ़ता क्रम है ना क्षेत्र शक्ति का, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। इनमें कौन कौन डोनर एटम है? हैलोजन एंड सल्फर, फिर उससे प्रबल ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और सबसे प्रबल कार्बन। यानी यहां कौन है? हैलोजन डोनर है, हैलोजन एंड सल्फर। देखो कौन? ये हैलोजन, हैलोजन, सल्फर, हैलोजन, सल्फर, हैलोजन। तो यहां से यहां तक ये सबसे दुर्बल है, इनमें हैलोजन सल्फर डोनर है। फिर उससे प्रबल ये तीनों में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर है। फिर डोनर देखो ये नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, 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 इनमें नाइट्रोजन डोनर है। फिर इसमें कार्बन और इसमें कार्बन। तो हैलोजन डोनर और सल्फर डोनर सबसे वीक, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर और फिर कार्बन डोनर। बीच में लाइन यहां खींचेगी, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड, इधर वीक फील्ड। इसको याद रखने का तरीका बताएं। आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, हसीना की प्यारे बच्चों, हमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं।
आंखों में पानी, ऐसा इडियट नेहा, प्रीति, इंग्लैंड नहीं, कनाडा से कोलंबिया गई। तो इसको याद रखने का तरीका, ये दुर्बल लिगैंड है, ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कराएंगे, ये युग्मन करा सकते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी आपको बताएंगे। तो आपको ये पूरी श्रेणी याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ लिगैंड अगर छूट भी गए हैं तो आप ये डोनर से देख सकते हो। अगर हेलोजन सल्फर ऑक्सीजन डोनर दिखे तो दुर्बल, नाइट्रोजन और कार्बन डोनर दिखे तो प्रबल। आपको कार्बन डोनर के तो दो ही एग्जाम्पल मिलेंगे, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। नाइट्रोजन डोनर के और भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं। कुछ बातें और लिखते हैं। अमोनिया वैसे तो प्रबल लिगैंड है, नाइट्रोजन डोनर है, लेकिन Mn+2 और Fe+2 के साथ ये दुर्बल लिगैंड की तरह व्यवहार करता है। Mn+2 और के साथ दुर्बल लिगैंड का मतलब वीक फील्ड लिगैंड की तरह व्यवहार करता है। वाटर कॉपर+2 के साथ, वाटर वैसे वीक लिगैंड है, किसकी तरह व्यवहार करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह व्यवहार करता है। तीसरा, ऑक्सीजन डोनर कौन है? H2O, OH-, C2O4 ये सारे ऑक्सीजन डोनर हैं। और ये कोबाल्ट+3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह व्यवहार करते हैं। चौथा, सभी लिगैंड (4D एवं 5D श्रेणी) 4D 5D श्रेणी के जैसे तत्व लिख लें: सिल्वर, गोल्ड, रोहेडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम। ये जानते हो ना 4D 5D श्रेणी। डी ब्लॉक में जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है वो 4D संक्रमण श्रेणी में, डी ब्लॉक में जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी के लिए या के साथ सभी लिगैंड इनके साथ
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें से अगर कोई आ जाए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे सारे लिगेंड, हैलोजन, सल्फर हो, डोनर, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये कुछ बातें लिगेंड के बारे में और लिख लो। अब उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे इनके एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के संकुल ले लें। सिल्वर बनाएगा इस तरह के संकुल, ये बन गया सिल्वर का साइनाइड के साथ, सिल्वर का अमोनिया के साथ, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। इनमें कुछ नहीं सोचना कौन सा संकरण होगा। Ag प्लस में है, Ag प्लस में है, +1 ऑक्सीडेशन में है सिल्वर। विन्यास देखोगे तो क्या होगा, 4d10, 5s का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 5s1 होता है। यहाँ भी 4d10 विन्यास आपको याद आने चाहिए यहाँ सभी डी ब्लॉक एलिमेंट के। और अभी मैंने बताया कि 4d 5d, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4d का कौन सा है, 5d का कौन सा है। विन्यास पता होना चाहिए, ठीक है। याद है विन्यास, जैसे डी ब्लॉक के मैं बता दूंगा अभी। संकरण कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कुछ सोचना ही नहीं है संकरण के बारे में। कौन सा, sp, इस पर भी कौन सा, sp। कैसी आकृति, सिल्वर sp संकरण, साइनाइड इधर बॉन्डेड कर दो और इधर भी साइनाइड बॉन्डेड कर दो। ये रेखीय आकृति बन गई। इसकी बनाओ, सिल्वर sp संकरण, 2 sp संकरित कक्षक बनेंगे खाली रिक्त, उनसे कौन, नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर देके बॉन्ड बना लेगा। यहां भी नाइट्रोजन लॉन पेयर देके बॉन्ड बना लेगा। अब यहां देखो, ये सारे एक ही प्लेन में नहीं आएंगे, ये बैज यानी प्लेन के ऊपर, और ये डैश नीचे, और ये प्लेन में, तो बैज डैश ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ये, है ना, बैज डैश। तो ये डैश वाले प्लेन के नीचे, बैज वाले ऊपर, और ये प्लेन में, ठीक है। तो आकृति को रेखीय बोल सकते हैं, यहां तक कि ये आकृति रेखीय है, ये बाहर चले गए प्लेन के। संकरण sp हुआ है, अपन तो इतनी सी आकृति देखेंगे बस, तो वो रेखीय है। वैसे सारे एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में 1 2 3 4 और 5 आएंगे, ये प्लेन के ऊपर, ये नीचे छूट जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, उदाहरण ले लो, Hg I3 माइनस CuCN का होल थ्राइस -2। तो ये संकुल है, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। संकरण कौन सा होगा, sp2। कैसी आकृति बनेगी, ये बन जाएगी आकृति। क्या नाम दोगे, समतलीय यानी प्लेनर, ट्राइगोनल त्रिकोणीय। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में भी आपको कुछ नहीं सोचना, है ना। चुंबकीय गुण देख लोगे, मरकरी का ऑक्सीडेशन कितना है, +2, क्या होगा 5d10, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे।
तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो कैसा होगा ये? प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। ये दोनों भी कैसे होंगे? प्रतिचुंबकीय, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, प्रतिचुंबकीय। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मैंने 2 तरह का संकरण बताया था, DsP2 हो सकता है या फिर sp3। अब ये डिपेंड करेगा डी कक्षक के विन्यास पर और लिगैंड की क्षेत्र शक्ति पर। अगर डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए, कौन सा? अंदर वाला, तो पहले वो संकरण में भाग लेगा, अंदर वाला डी कक्षक अगर खाली है तो। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा और जो बाहरी कक्षक के एस और पी हैं उनकी ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो वो आसानी से संकरण कर लेते हैं। और अगर अंदर वाला डी कक्षक खाली नहीं मिलता, बाहर वाला मिलता है, तो फिर बाहर वाला डी कक्षक संकरण में भाग लेगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, अंदर वाला डी खाली मिलेगा तो ही वो संकरण में भाग लेगा, और अंदर वाला डी खाली नहीं है तो फिर पी कक्षक संकरण में भाग लेगा। तो डी अगर भाग ले लेगा तो DsP2, और अगर पी भाग लेगा तो sp3। तो अंदर वाला डी खाली मिलेगा तो भी वो भाग लेगा संकरण में, और नहीं मिलेगा तो नहीं लेगा। अब अंदर वाला डी कक्षक अपन को कौन कौन से केस में खाली मिल सकता है? पहला उदाहरण देखो, जैसे D1 विन्यास है, विन्यास D1 है, कितने कक्षक होते हैं? 5 डी कक्षक। एक में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी 4 डी कक्षक खाली हैं। D2 विन्यास है, D3 है और D4 है। इन चारों केस में आपको 1 डी कक्षक खाली मिल जाएगा। इसमें 4 खाली हैं, 2 डी कक्षक हैं खाली, 3 डी कक्षक खाली हैं, 2 खाली हैं, 1 खाली है। ठीक है, ये है ना डी कक्षक, ये हैं 5, ये 5 डी कक्षक। D1 विन्यास है तो ये 4 डी खाली पड़े हैं। D2 है, ये 3 डी खाली पड़े हुए हैं। D3 है, 2 डी, D4 है, 1 डी खाली है। तो ये D1, D2, D3, D4 का विन्यास अगर है तो कौन सा संकरण होगा? हमेशा DsP2। और कैसी ज्यामितीय आकृति बनेगी? वर्ग समतलीय। कोई सोचना ही नहीं है, बस उदाहरण देख लो। D0 भी ले सकते हो आप, D0 में भी यही मिलेगा आपको। टाइटेनियम, इसमें टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखो धन 2 है, और विन्यास क्या होगा? 3D2। कौन सा संकरण होगा टाइटेनियम का? वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है ये, कौन सा होगा संकरण? DsP2। कैसी आकृति बनेगी इसकी? वर्ग समतलीय। दूसरा, टाइटेनियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना दो, ये तो दुर्बल लिगैंड, ये प्रबल लिगैंड। अब यहाँ पर भी डी, ये +2 में है, 3D2। कौन सा संकरण होगा इसमें भी? ये DsP2, DsP2 ही होगा इसमें संकरण। और देख लो, VCl4 2-। वैनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखो इसमें +2, और विन्यास देखो 3D, बोलो 3D3। 3D3 है तो डी कक्षक खाली मिल जाएगा, DsP2 संकरण होगा। ठीक है, इसमें दोनों डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में है अयुग्मित होंगे, इसमें भी अयुग्मित होंगे, इसमें भी अयुग्मित होंगे। कैसे होंगे ये तीनों संकुल? कैसे होंगे? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से आप विन्यास पहले देखोगे। सबसे पहले डी कक्षक का विन्यास D1, D2, D3, D4 या D0 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
तो DsP2 संकरण ही होगा। कौन सा संकरण होगा? DsP2। एक उदाहरण और ले लो, Cr क्रोमियम का रहने दो, +2 में बनाता नहीं है। वैनेडियम का एक उदाहरण और ले लो, वैनेडियम है ना, और H2O का या En का होल ट्वाइस +2, तो कितना चार्ज होगा? ऑक्सीडेशन +2 होगा, 3D3। तो ये सारे उदाहरण या इस तरह के और उदाहरण ले लोगे आप जिनमें D1, D2, D3, D4 या D0 विन्यास होगा, उनमें एक d ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा आंतरिक कोश का, और संकरण कौन सा होगा? DsP2। कैसा संकुल बनेगा? वर्ग समतलीय, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लोगे अनुचुंबकीय होंगे। अब आगे दूसरा केस, D10 विन्यास है, D10 है, चलो पहले वो ले लो, D10 से पहले D5, D6, D7, D8 और D9 है अगर विन्यास। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है, और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। अब d ऑर्बिटल आपको खाली मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब इलेक्ट्रॉन के युग्मन पर डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन डिपेंड करेगा लिगैंड की क्षेत्र शक्ति पर। अब इन सभी केस में D5, D6, D7, D8, D9 में अगर प्रबल लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देंगे और d ऑर्बिटल खाली करा लेंगे और DsP2 संकरण होगा। और अगर लिगैंड दुर्बल है तो d ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा, D5 में भी नहीं मिलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे D5 है, अगर D5 का विन्यास क्या होगा? ये विन्यास होगा D5 का। अब दुर्बल लिगैंड है तो कोई युग्मन नहीं होगा, तो फिर कौन से ऑर्बिटल संकरण में भाग लेंगे? जैसे सपोज करें ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, लिगैंड दुर्बल है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, तो कौन सा संकरण होगा? sp3। और चतुष्फल की आकृति बनेगी, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रबल लिगैंड है तो एक इलेक्ट्रॉन का कहीं पर भी युग्मन करा देगा। प्रबल लिगैंड है तो युग्मन हो जाएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन का नहीं कराना, अपने को एक डी खाली चाहिए। संकरण के लिए डी खाली कितना चाहिए? एक डी चाहिए। तो आप एक युग्मन कराना, सबका मत करा देना। युग्मन कहीं भी करा सकते हो चारों में से, यहां करा दिया। तो अब कौन सा संकरण होगा इस केस में? ये तो कौन सा केस था? वीक फील्ड लिगैंड वाला। और ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड करा देते हैं युग्मन, इतना रिपल्सन लगाते हैं कि युग्मन हो गया। अभी तो ऐसा समझ लो, फिर CFT में आएगा सही समझ में। तो ये कौन सा संकरण हो जाएगा? अब डी ऑर्बिटल अंदर वाला खाली हो गया, अब हो जाएगा DsP2। यहाँ तो sp3 हो गया, अब इसमें कौन सा हो जाएगा? ये DsP2। और कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे तब ऐसा होगा। तो यहां पर देखो, ये जो केस है D5, D6, D7, D8, D9, इसमें कौन सा संकरण होगा? ये डिपेंड करेगा लिगैंड की क्षेत्र शक्ति पर। जैसे मैंने D5 का उदाहरण दिया, ऐसे D6 का उदाहरण ले सकते हैं। D6 में क्या होगा? यहां पर एक कहीं भी युग्मन करा दो, ठीक है, बस एक जोड़ा बन जाएगा कहीं भी, बाकी संकरण यही होगा। यहां पर क्या होगा? D6 में एक और जोड़ा बन जाएगा, यहां ये खाली हो जाएगा। D7 में यहां क्या होगा? यहां 2 जोड़े बन जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
संकरण यही होगा। और यहाँ D7 में क्या होगा, 1 2 3 जोड़े और एक अनपेयर्ड रह जाएगा, एक D खाली हो जाएगा। D8 में क्या होगा, यहाँ 1 2 3 जोड़े बन जाएंगे, 2 अनपेयर्ड रहेंगे, संकरण यही होगा। यहाँ D8 में क्या होगा, चारों जोड़े बन जाएंगे, चारों जोड़े बन जाएंगे, एक D खाली हो जाएगा। अब ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। D9 में क्या होगा, यहाँ 4 जोड़े बन जाएंगे, एक अनपेयर्ड रहेगा। और इसमें क्या होगा, D9 में 4 तो जोड़े बन गए और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये D तो खाली ही नहीं है, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्तेजित होकर यहाँ आएगा इस P में, ये उत्तेजित होकर आएगा और D खाली हो जाएगा। ये बताएंगे, अभी उदाहरण देके बताएंगे। तो 2 केस बन जाएंगे यहाँ। अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार ही भरे जाएंगे, ये खाली रहेंगे, ये नहीं मिलेंगे खाली। कौन सा संकरण होगा, sp3 और चतुष्फलकीय आकृति बनेगी। कौन सी आकृति बनेगी, चतुष्फलकीय। और यहां पर इन केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, ये D खाली हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इनको खाली करा सकते हैं, एक D ऑर्बिटल को। और संकरण कौन सा होगा, DsP2। संकरण कौन सा होगा, DsP2 और वर्ग समतलीय आकृति बन जाएगी। तो D0 से D4 तक कोई भी लिगैंड हो, या लिगैंड कोई भी ले लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो, वर्ग समतली बनेगी, DsP2 संकरणी होगा। D5 से D9 तक है तो वीक फील्ड होगा तो sp3 होगा संकरण, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो DsP2 होगा। और D10 वाला केस और ले लो, दूसरा केस ये हो गया, पहला केस ये हो गया। इसके उदाहरण मैंने बता दिए, इनके उदाहरण मैं बता रहा हूं अभी। और तीसरा केस D10 है, अगर कॉन्फ़िगरेशन D10 है तो कोई भी लिगेंड ले लो आप, आपको D ऑर्बिटल कभी भी खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे D ऑर्बिटल भरे हुए रहेंगे अंदर वाले। अच्छा, D9 में तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजन के लिए कंडीशन में बताऊंगा आपको, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो और सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा। 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी उत्तेजित नहीं होंगे। वीक फील्ड लिगेंड है तो उत्तेजन नहीं होगा। तो D9 का इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, यहाँ D10 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो नहीं जाएंगे, तो इसमें D कभी भी खाली नहीं मिलेगा आपको, उत्तेजन से भी नहीं मिलेगा, उत्तेजन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो सकता है, केवल sp3, क्योंकि बाहर वाले s और p ही संकरण कर सकते हैं। तो इन केस में फिक्स है संकरण DsP2, इसमें फिक्स है D10 में sp3, इनमें संकरण फिक्स नहीं है, इनमें कोई भी हो सकता है। वीक फील्ड लिगेंड हो तो sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो DsP2। तो इनमें विन्यास के बाद आपको क्या देखना है, लिगेंड को भी देखना पड़ेगा। विन्यास देख के काम नहीं चलेगा इन केस में, 1 2 3 4 5 में, और इस केस में और इन केस में आप डायरेक्ट विन्यास देख के संकरण बता सकते हो। चलो उदाहरण लेते हैं, तब ये और समझ में आएगा, ये कंसेप्ट आपको एग्जाम्पल से आएगा समझ में। इंपॉर्टेंट उदाहरण लेते हैं। NiCl4 2-, पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या देख लो Ni+2, और इसके D कक्षक का विन्यास देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये D कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, खाली हो गया, 4p खाली है ही।
अब लिगेंड देखो, कौन से लिगेंड है ये? Cl माइनस, वीक फील्ड लिगेंड नहीं। इलेक्ट्रॉन का यहाँ युग्मन करा पाएंगे क्या? नहीं। तो कौन सा संकरण होगा? sp3। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये तो 3D है, ये कौन से बन गए? 4 sp3। इनसे कौन आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए? 4 Cl माइनस, और ये अपना लॉन पेयर इसके बैकेंट ऑर्बिटल को दे देंगे, और इसके बैकेंट ऑर्बिटल में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से बता रहा हूं। आकृति कैसी बनेगी? sp3 संकरण हुआ है तो चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय आकृति बन जाएगी। अच्छा, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, Ni+2 में भी थे, और ये संकुल बन गया आपका कौन सा? NiCl4 इसमें भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुए हैं, स्पिन कम नहीं हुआ है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। वैसे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बताऊंगा ये आपको। चुंबकीय आघूर्ण √8, और कैसा होगा? अनुचुंबकी या प्रतिचुंबकी? अनुचुंबकी, अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर मैंने यहां पर प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स ले लिया होता तो ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह व्यवहार करते। मैंने बताया ना, प्लैटिनम कौन सी श्रेणी का है? 5D का, 5D श्रेणी का है, प्लैटिनम +2 में है, इसी की तरह। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कराएंगे ये? जैसे प्लैटिनम +2 का विन्यास तो ये रहेगा, हुंड के नियम से भरोगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन और 3 जोड़े बना दोगे। 5D ऑर्बिटल का विन्यास हो गया 6s और 6p खाली हैं। लेकिन लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह व्यवहार करेंगे प्लैटिनम +2 के लिए, 5D और 4D के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां आ जाएगा, युग्मित हो जाएगा। अब इसमें देखो, Ni+2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, और इस NiCl4- में भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो Ni+2 में स्पिन कितना आएगा? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। स्पिन जानते हो? स्पिन = होता है n/2, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। तो इसका स्पिन कितना आएगा? 2/2, और इसमें भी स्पिन कितना आएगा? 2/2। तो स्पिन कम नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? हाई स्पिन। स्पिन कम नहीं हुआ, जितना धातु आयन में था उतना ही संकुल में स्पिन है। अब पहले इसमें संकरण देख लो। अब ये d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने इतना ताकत लगाया कि इसको यहाँ आना पड़ा, क्षेत्र शक्ति बहुत ज्यादा लगाई। तो ये d खाली हो गया, किसके कारण? इनकी क्षेत्र शक्ति के कारण, इनकी ताकत के कारण ये इलेक्ट्रॉन को आना पड़ा। और dsp2 संकरण होगा अब इसमें। अब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। अच्छा, इनसे कौन आके बॉन्ड बना लेंगे? अब ये PtCl4 बनाना है तो क्लोराइड आ जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। एक क्लोराइड यहाँ बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोराइड यहाँ बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, एक क्लोराइड इसके साथ, और एक क्लोराइड इसके साथ। ये बन जाएगा कौन? PtCl4। अब आकृति कैसी बनेगी?
वर्ग समतलीय। अब यहां देखो सारे इलेक्ट्रॉन देखो युग्मित हैं, ये सारे युग्मित हैं, तो ये कैसा होगा μ0 और ये प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। अब इसमें स्पिन निकालो, Pt+2 में स्पिन कितना आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 आ जाएगा। यहां भी निकाल दो, चलो इसमें स्पिन कितना आएगा 2/2 1 और इसमें स्पिन 2/2 1। स्पिन नहीं बदला है तो हाई स्पिन। अब यहाँ स्पिन कितना आया 1 और यहाँ स्पिन कितना आएगा 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, तो स्पिन कम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा लो स्पिन। ये लो स्पिन। अगला उदाहरण देखो, NiCN का होल 4 2-। लिगेंड कौन से है, साइनाइड है, SFL होंगे अभी। Na का ऑक्सीडेशन देखो +2 3D8। 3D8 में 3 पेयर्ड 2 अनपेयर्ड रहेंगे इलेक्ट्रॉन वनडेकेडियम से। 4s और ये 4p खाली हैं, 4s 4p खाली हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ युग्मित करा देंगे, तो युग्मन के बाद क्या होगा, अब D कक्षक खाली हो जाएगा एक अंदर वाला। ठीक है, इन्होंने इतना फोर्स लगाया साइनाइड ने कि इसको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। ये खाली, ये तीनों खाली। अब संकरण कौन सा होगा DsP2 और इनसे आकर के कौन बॉन्ड बना लेंगे 4 साइनाइड। साइनाइड अपने लॉन पेयर इनको दे देंगे, ये क्रॉस से बता रहा हूं मैं इनके इलेक्ट्रॉन को। संकरण को ऊपर लिख दो, DsP2 संकरण हो गया। कौन सा संकुल बन गया ये NiCN का ऑल 4 2-। कैसी आकृति बनेगी, वर्ग समतलीय। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, कोई अयुग्मित नहीं है। μ0 डायामैग्नेटिक, डाया यानी प्रतिचुंबकीय। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, स्पिन कितना आएगा 1, यहाँ स्पिन 0। स्पिन कम हुआ तो लो स्पिन, यानी हिंदी में निम्न चक्रण, है ना। इसका भी हिंदी में मतलब लिख लेना, निम्न चक्रण। और ये हाई स्पिन यानी उच्च चक्रण। तो ये 3 उदाहरण कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के देखो आप। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।